नमस्कार मित्रों। आइए देखते हैं छायावाद का ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से उनके विचार। जयशंकर प्रसाद हिंदी गद्य के पश्चात उसमें संयम और गांधीर्य का समावेश हो चुका था। छायावादी युग में अलंकरण प्रयोग, वक्रता, सूक्ष्मता, काव्यात्मकता, वाक्य भंगिमा तथा तरल प्रवाह का सन्निवेश भी उसमें हुआ। प्रसाद ने इस युग का प्रतिनिधित्व किया। तो ऊपर रामचंद्र तिवारी जी ने हिंदी गद्य के परिष्कार की विशेषता को बताया है। आगे कहते हैं कि गद्यकार प्रसाद निबंध लेखक, नाटक सृष्टा, कथाकार, उपन्यास प्रणेता, गद्यकार तथा चंपू काव्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रसाद प्रधानतः कवि हैं। उनके निबंध उनके काव्य सिद्धांतों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नाटकों में प्रसाद के कवि ने संस्कृति, दर्शन और इतिहास की पृष्ठभूमि में वर्तमान जीवन का मूल्यांकन किया है। कथाकार के रूप में भी वे भावों का द्वंद्व चित्रण करते हुए कवि कर्म का ही प्रसार करते हैं। उनके उपन्यासों में आदर्शवादी कवि ने जीवन के खुरदुरे यथार्थ को छूने की चेष्टा की है। गद्य काव्य और चंपू कवि प्रसाद के भावों और कल्पना चित्रों के गुंफन हैं। इस प्रकार प्रसाद के संपूर्ण गद्य साहित्य में उनका कवि रूप ही आच्छादित है। फिर भी इस गद्य साहित्य की महिमा, महत्ता और मूल्य है। निबंधकार प्रसाद के निबंधों की मुख्यतः 3 कोटियां हैं। सामान्य साहित्यिक निबंध, ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए निबंध, साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध। सामान्य साहित्यिक निबंध इंदु त्रैमासिक पत्रिका रही। इंदु के लिए समय समय पर लिखे गए थे। सामान्य साहित्यिक निबंध, इनकी रचना 1909 से 1912 ईस्वी के बीच हुई थी। प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सिद्धांत, हिंदी साहित्य सम्मेलन, चंपू कवि और कविता, कविता रसास्वाद, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, सरोज, हिंदी कविता का विकास, ये निबंध इंदु में प्रकाशित हुए थे। इनमें भावुक और कल्पनाशील प्रसाद के दर्शन होते हैं। अभी उनके व्यक्तित्व में चिंतन की गंभीरता नहीं आई थी। प्रसाद के ऐतिहासिक विषयों पर लिखे हुए निबंध प्रायः उनके ऐतिहासिक नाटकों विशाख, अजात शत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत है। स्वतंत्र रूप से केवल 2 निबंध लिखे गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यावर्त का प्रथम सम्राट इंद्र। प्रसाद इंद्र के चरित्र को भी आधार बनाकर ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले थे। बहुत संभव है यह निबंध उनकी भूमिका का रूप लेता। कामायनी का मुख भी एक प्रकार से कामायनी के कथा सूत्रों की ओर संकेत करने वाला एक ऐतिहासिक निबंध ही है। इन निबंधों में प्रसाद का अन्वेषक सजग रहा है और उनका कवि रूप पीछे रह गया है। उनकी शैली इतिवृत्तात्मक, गवेषणा प्रधान तथा यौक्तिक है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्रसाद ने मात्र इतिहास के अन्वेषण के लिए ऐतिहासिक सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया है। उनकी दृष्टि वर्तमान पर केंद्रित रही है। इतिहास से उन्होंने शक्ति और प्रेरणा ली है। उनके ऐतिहासिक निबंध इतिहास के पुनराख्यान के लिए लिखे गए हैं।
प्रसाद के साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों में आरंभ, रंगमंच, आरंभिक पाठ काव्य तथा यथार्थवाद और छायावाद पहले हंस में प्रकाशित हुए थे। बाद को पुस्तकाकार काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से सुसंपादित होकर प्रकाशित हुए हैं। इन निबंधों में प्रसाद जी का साहित्य शास्त्र का अनुशीलन प्रकट हुआ है। उनकी निजी मान्यताएं प्रौढ़तम रूप से इन निबंधों में द्रष्टव्य हैं। जिन महत्वपूर्ण बातों की ओर प्रसाद साहित्य शास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं वे निम्नलिखित हैं। काव्य के रूप में देखते हैं। प्रसाद के काव्य सबसे महत्वपूर्ण मान्यता काव्य की परिभाषा के संबंध में है। प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। मित्रों ध्यान देंगे इस पंक्ति पे। काव्य के रूप में ये प्रसाद जी के विचार हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो काव्य को आत्म के संकल्पनात्मक अनुभूति मानते हैं प्रसाद जी। अपनी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते हैं, काव्य को संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कहने से मेरा जो तात्पर्य है उसे भी समझ लेना होगा। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसमें मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। ध्यान देंगे, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को अपने मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। मनन शक्ति की असाधारण अवस्था से उनका तात्पर्य युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना से है। इस प्रकार प्रसाद की दृष्टि में शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। प्रसाद जी आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति अर्थात शाश्वत चेतना, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति का अर्थ शाश्वत चेतनता से है। इसको दो धाराओं में बांटा, काव्य धारा और दार्शनिक धारा स्वीकार करते हैं और इन दोनों में तत्वतः अभेद मानते हैं। इस प्रकार प्रसाद जी काव्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित करते हैं। अब रहस्यवाद कैसा रहा प्रसाद जी का, इसे देख लेते हैं रामचंद्र तिवारी जी की दृष्टि से। रहस्यवाद में प्रसाद जी की दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता रहस्यवाद के संबंध में है। उनके अनुसार काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। ध्यान देंगे, आत्मा में काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना जब सत्य को उनके मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब रहस्यवाद की सृष्टि होती है। इस रहस्यवाद को पूर्णतः भारतीय मानते हुए प्रसाद जी इसका विकास वैदिक काल के उषा और नारदीय सूक्तों में, अधिकांश उपनिषदों में, शैव शाक्तादि आगमों में तथा आगे चलकर शैव धारा से प्रभावित सहजानंद के उपासक नागप्पा, कण्हप्पा आदि सिद्धों में मानते हैं। प्रसाद जी ने रहस्यवाद की जो व्याख्या की है उनके अनुसार काव्य की मूल चेतना रहस्यवाद ही है। उनके लिए रहस्यवाद और आनंदवाद
पर्याय है। आनंदवाद का विरोधी विवेकवाद है। विवेकवादी साहित्य के मूल में बौद्धों का दुखवादी चिंतन है। पौराणिक धर्म के विकास काल में रामत्व की प्रतिष्ठा विवेकवादी चिंतन का परिणाम है, किंतु कृष्ण के रस रूप की प्रतिष्ठा में प्राचीन आनंदवाद का सामंजस्य किया गया है। प्रसाद जी के अनुसार आधुनिक युग का रहस्यवाद उसी प्राचीन आनंदवादी रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। यह भारत की निजी संपत्ति है। इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद को सामी पैगंबरों की मतों से संबद्ध माना किया है। उनके अनुसार इन मतों में अद्वैत की प्रतिष्ठा बौद्धिक आधार पर नहीं हो सकी थी, इसलिए भावना के क्षेत्र में रहस्यानुभूति के माध्यम से परम तत्व के साथ अभेद स्थापना की प्रवृत्ति का विकास हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन आर्य काव्य में रहस्यवाद का नाम तक नहीं है। प्रसाद जी ने अपनी स्थापनाओं द्वारा आचार्य शुक्ल की रहस्यवादी मान्यताओं का सबल, सतर्क, इतिहास सम्मत उत्तर दिया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ दो महान रचनाकारों के विचारों में विरोध देखा गया रहस्यवाद को लेकर। अब देखते हैं आप प्रसाद जी की कला के रूप में क्या विचार थे। प्रसाद जी की कला विषयक मान्यता भी महत्वपूर्ण है। वे कला को पाश्चात्य मान्यताओं के आधार पर नहीं देखते। उनके अनुसार काव्य विद्या है और कला उपविद्या। वे केवल मूर्ताधार की सूक्ष्मताओं को लेकर कला की उच्चता या हीनता का निरूपण नहीं करना चाहते। उपविद्या या कला भारतीय दृष्टि से शास्त्रीय नियमों की जानकारी के बल पर सीखी जा सकती है। विद्या के संस्कार प्रतिभा और सहजात होते हैं। समस्या पूर्ति को कला के अंतर्गत स्वीकार करने का कारण यह है कि उसे छंद शास्त्र के नियमों के आधार पर अभ्यास से सिद्ध किया जा सकता है। वस्तु निर्माण, मूर्ति और चित्र रचना आदि को शिल्प कहा जाता है। प्रसाद जी आगम साहित्य के अनुशीलन के आधार पर कला की एक दूसरी व्याख्या देते हैं। उनके अनुसार कला स्व को कलन करने या रूपायित करने का माध्यम है। स्व को कलन करने या रूपायित करने का माध्यम है। इस दृष्टि से उसका संबंध आत्मानुभूति से हो जाता है। उनके अनुसार अभिव्यक्ति की पूर्णता कला चेतना की वस्तु है, किंतु आत्मानुभूति की तीव्रता अभिव्यक्ति को कलात्मक बना देती है। इस प्रकार कला का अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से अंतर्वर्ती संबंध है। अब देखते हैं सौंदर्यानुभूति पे प्रसाद जी के विचार कैसे रहते हैं। प्रसाद जी ने सौंदर्यानुभूति के संबंध में मार्मिक विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार रूप के अभाव में सौंदर्य बोध नहीं हो सकता। रूपत्व मूर्त भी होता है, अमूर्त भी। वायु और अंतरिक्ष अमूर्त है। उनकी चाक्षुष प्रतीति नहीं होती, किंतु उनकी भी रूपानुभूति हृदय को होती है। रूप ग्रहण की सामर्थ्य हृदय में है। प्रसाद जी सौंदर्यानुभूति को भारतीय दर्शन के अभेदवाद पर आधारित करते हैं। भारतीय दर्शन मूर्त और अमूर्त में भेद नहीं करता। विश्व मूर्त है, ब्रह्म अमूर्त है, किंतु विश्व ब्रह्म रूप ही है। उनके अनुसार ग्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौंदर्यानुभूत मूर्त का ही विश्लेषण करती है। भारतीय चिंतन के अनुसार
मूर्त और अमूर्त की सौंदर्य बोध संबंधी दो धारणाएं अधिक महत्व रखती हैं। यह तथ्य जो है प्रसाद जी के काव्य कला तथा अन्य निबंध की पृष्ठ संख्या 35 पर अंकित है। ग्रीस और भारतीय दोनों दृष्टियों की तुलना करते हुए वे कहते हैं, ग्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौंदर्यानुभूति ब्रह्म को, मूर्त को विशेषता देकर उसकी सीमा में ही उसे पूर्ण बनाने की चेष्टा करती है, और भारतीय विचारधारा ज्ञानात्मक होने के कारण मूर्त और अमूर्त का भेद हटाते हुए ब्रह्म और आभ्यंतर एकीकरण करने का प्रयत्न करती है। यह तथ्य भी काव्य और कला तथा अन्य निबंध में प्रसाद जी ने अंकित किया है। आगे रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि निसंदेह प्रसाद का यह विवेचन उनके गंभीर दार्शनिक चिंतन का परिणाम है। अब देख लेते हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद प्रसाद जी के कैसे थे। प्रसाद जी ने यह यथार्थवाद के संबंध में कुछ विस्तार से विचार किया है। आदर्शवाद के संबंध में प्रासंगिक रूप से कुछ कह दिया है। उनके अनुसार आदर्शवाद समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है। आदर्शवाद के संबंध में समाज को कैसा होना चाहिए ऐसा विचार बताते हैं प्रसाद जी। आगे रामायण में आदर्शवाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। महाभारत अपेक्षाकृत यथार्थवादी है। साहित्यिक न्याय की स्थापना से आदर्शवाद को बल मिलता रहा है। इसके विपरीत यथार्थवाद व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख करता है। उनमें वेदना और दुख को महत्व मिलना स्वाभाविक है। वह लघुता की ओर दृष्टिपात करता है। इस लघुता को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। काव्य कला तथा अन्य निबंध में भी इस लघुता को चित्रित किया है। प्रसाद जी ने इसकी व्याख्या की है। आगे तिवारी जी कहते हैं कि उनकी दृष्टि में जब भारत के शक्तिशाली नरेश देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके और बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के प्रवचन देश के नैतिक पतन को नहीं रोक सके, तब उनकी पूर्व प्रतिष्ठित महत्ता से हमारा विश्वास डिग गया और साधारण मनुष्य, जिसे पहले लोग अकिंचन समझते थे, वही क्षुद्रता में महान दिखलाई पड़ने लगा। यहीं से साहित्य में यथार्थवाद की प्रतिष्ठा हुई। उन्हीं के शब्दों में इस व्यापक दुख संवलित मानवता को स्पर्श करने वाला साहित्य यथार्थवादी बन जाता है। इसे यथार्थवाद में अभाव, पतन और वेदना के अंश प्रचुरता से होते हैं। और यह परिभाषा भी प्रसाद जी ने काव्य कला तथा अन्य निबंध में अंकित है। प्रसाद आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों अंतिम परिणति से वे आश्वस्त नहीं हैं। वे जानते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांततः धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है और यथार्थवादी इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता। वस्तुतः यथार्थवाद समाज कैसा है या कैसा था, इतने से ही मतलब रखता है। वास्तविक साहित्य इन दोनों आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य उपस्थित करता है। अब छायावाद को लेके प्रसाद जी के जो विचार थे इसे देख लेते हैं। प्रसाद जी छायावाद को काव्य का नूतन आंदोलन नहीं मानते। छाया से तात्पर्य कांति या लावण्य से है। मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है, वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विक्षिप्ति
के द्वारा निरूपित किया गया है। काव्य में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता छाया और कांति का सृजन करती है। संस्कृत साहित्य में यह छाया अभिव्यक्ति के अनेक साधनों की सृष्टि कर चुकी है। उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग में आंतर सादृश्य का विधान भी इसी छाया की सृष्टि के लिए किया गया था। प्रसाद जी के अनुसार प्राचीन साहित्य में यह छायावाद अपना स्थान बना चुका है। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग आरंभ हुए तो कुछ लोग चौंके सही, परंतु विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति के इस ढंग को ग्रहण करना पड़ा। और छाया के संबंध में यह विचार भी काव्य कला तथा अन्य निबंध में ही अंकित है। छाया की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी ने कहा, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति, स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। ध्यान देंगे छायावाद की विशेषताओं पे। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमयी होती है। प्रसाद जी ने काव्य कला तथा अन्य निबंध में भी छाया की परिभाषा दी है। आगे रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि प्रसाद जी की इस व्याख्या में छायावाद के विचार पक्ष की उपेक्षा हो गई है। छायावाद की सारी व्याख्या छाया शब्द पर केंद्रित हो गई है। जिस सांस्कृतिक आंदोलन के चलते यह काव्य प्रवृत्ति उद्बुद्ध और पुष्ट हुई, वह पूरी तरह उपेक्षित हो गया है। अब अन्य उद्भावनाओं में छाया प्रसाद जी के क्या विचार रहे, इसे देखते हैं। प्रसाद जी ने कुछ अन्य छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वे आज की नौटंकी और नाटकी का अपभ्रंश मानते हुए इसका संबंध प्राचीन राग काव्यों से स्थापित करते हैं। भाणों की नकल को प्राचीन संस्कृत रूपक के भेद भाण से संबद्ध करते हैं। आधुनिक गीति नाटकों का मूल स्रोत प्राचीन राग काव्यों में ढूंढते हैं। इस प्रकार काव्य रूपों के संबंध में उनके संकेत विचारणीय हैं और अनुसंधान की अपेक्षा रखते हैं। प्रसाद जी के निबंधों में स्थापित उपर्युक्त मान्यताओं के औचित्य को लेकर विद्वानों में मत वैभिन्न है और हो सकता है, किंतु यह स्वीकार करने में किसी को रंच मात्र भी आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रसाद एक विचारक और अन्वेषक भी थे और भारतीय दर्शन, इतिहास, साहित्य एवं काव्य शास्त्र के विषय में उनकी निश्चित व्यक्तिगत मान्यताएं थी। कथाकार प्रसाद, इनकी कहानियों को देख लेते हैं। प्रसाद जी की कहानियों को हिंदी साहित्य के मौलिक कहानी लेखकों में प्रसाद अग्रणीय हैं। उनकी पहली कहानी ग्राम अगस्त 1910 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी रेखा चित्र अधिक है, कहानी कम। इसके पश्चात प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह नाम से छाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ था। इसमें ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी एवं तानसेन कुल 5 कहानियां हैं। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी और तानसेन, ये 5 कहानियां ग्राम कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। ये छोटी छोटी आख्यायिकाएं हैं जिनमें घटनाओं का पूर्ण चित्र नहीं वरन उनकी छायाएं खिंची गई हैं। छाया के द्वितीय संस्करण 1918 ईस्वी में
शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौर उद्धार, अशोक, जहानारा और गुलाम, ये 6 कहानियां और बढ़ा दी गई हैं। ये सभी ऐतिहासिक कहानियां हैं। कहानी कला की दृष्टि से इनमें प्रसाद का विकास अवरुद्ध सा लगता है। उनकी रुचि इतिहास के अध्ययन की ओर बढ़ गई थी, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। प्रसाद का दूसरा कहानी संग्रह प्रतिध्वनि नाम से 1926 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 15 कहानियां। प्रसाद गूदड़ साईं, गूदड़ी के लाल, अधोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उर्का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा और प्रलय संग्रहित है। ये कुल 15 कहानियां प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। इनमें प्रसाद का कवि रूप अधिक उभरा है। द्वितीय जो कहानी संग्रह है उसमें प्रसाद जी का कवि रूप अधिक उभरा है। नियतिवादी दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, अतीत की भव्य कल्पनात्मक पृष्ठभूमि, भावपरकता तथा रसात्मकता इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। वस्तु और चरित्र विकास की ओर प्रसाद ने अधिक ध्यान नहीं दिया। 1929 ईस्वी में प्रसाद की कहानियों का तीसरा संकलन आकाशदीप प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और विसाती, ये सभी कहानियां 19 कहानियां आकाशदीप कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। ध्यान देंगे प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में न संग्रहित होकर आकाशदीप संग्रह में संग्रहित है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। इसे एक बार पुनः आप लोग देख लेंगे। प्रसाद का चौथा कहानी संग्रह जो है आंधी है। आंधी नाम से 1929 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ। इनमें कुल 11 कहानियां हैं। आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। इन कहानियों में मधुआ, घीसू, बेड़ी और नीरा यथार्थवादी भूमि पर चित्रित की गई हैं। जीवन में आने वाले छोटे छोटे सामान्य पात्रों को नायकत्व प्रदान किया गया है। इन पात्रों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद ने किया है। मधुआ तो प्रेमचंद को बहुत ही पसंद थी। ध्यान देंगे, मधुआ कहानी जो थी, जो आंधी संग्रह में संग्रहित है, वो प्रेमचंद जी को बहुत पसंद थी। इंद्रजाल प्रसाद का 5वां और अंतिम कहानी संग्रह है। यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। इंद्रजाल में कुल 14 कहानियां हैं। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, आने अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती, ये कुल 14 कहानियां इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। इन कहानियों में प्रसाद का दृष्टिकोण बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी होने लगा था। इंद्रजाल, सलीम तथा गुंडा इस दृष्टि से बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। प्रसाद की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति और रूप विधान के आधार पर कई वर्गों में रख सकते हैं। ऐतिहासिक, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक,
प्रेम मूलक, स्वच्छंदतावादी और भावात्मक। इन प्रवृत्तियों के आधार पे हम प्रसाद जी की कहानियों को देख सकते हैं। ऐतिहासिक कहानियों में सिकंदर की पराजय, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक जहानारा, चक्रवर्ती का स्तंभ आदि प्रमुख हैं। यथार्थवादी कहानियों में सलीम, कलावती की शिक्षा, इंद्रजाल, कुंडा आदि सुंदर बन पड़ी हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियों में प्रतिभा, पाप की पराजय, परिवर्तन, सुनहला, सांप, मधुआ, संदेह आदि प्रधान है। ये सभी मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। मधुआ जो प्रेमचंद जी को भी बहुत पसंद थी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रतिभा, पाप की पराजय, परिवर्तन, सुनहला, सांप, मधुआ और संदेह। रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी कहानियों में रसिया, बालम, मदन, मृणालिनी, बंजारा, आकाशदीप, चंदा, पुरस्कार आदि प्रधान है। भावात्मक कहानियों में रहस्यमयी भावना का प्रधान है। इस वर्ग में खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय का पथिक आदि प्रमुख है। प्रतीकात्मक कहानियों में समुद्र संतरण, प्रलय, कला, पत्थर की पुकार, वैरागी, ज्योतिषमती उल्लेखनीय है। शैली की दृष्टि से प्रसाद ने वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। कुछ कहानियां संलाप, आत्मकथा तथा पत्र शैली में भी लिखी गई हैं। पत्र शैली में उनकी एक ही कहानी देवदासी लिखी गई है। आत्मकथा के रूप में चित्र वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत कहानियां लिखी गई हैं। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जा सकता है। कलात्मक विकास की दृष्टि से प्रसाद की 1929 ईस्वी के पहले की कहानियां साधारण हैं। 1929 ईस्वी के पश्चात प्रौढ़ता आ गई है। आंधी और इंद्रजाल संग्रहों में प्रसाद की कला प्रौढ़तम रूप में देखी जा सकती है। प्रसाद की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रसाद की कहानियों में काव्य तत्व की प्रधानता है। प्रायः इतिहास के अंचल में स्वच्छंदतावादी जीवन की झलक दिखाई गई है। चरित्रों में भाव संघर्ष, अंतर्द्वंद तथा मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतराव देखा जा सकता है। भाव यह विशेषता प्रौढ़ कृतियों में ही संलक्षित होती हैं। जो चरित्र और भाव संघर्ष, अंतर्द्वंद तथा मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतार जिन कहानियों में देखा जा सकता है, ऐसी विशेषताएं प्रौढ़ कृतियों में ही संलक्षित होती हैं। प्रेम और करुणा, इन दो मानवीय वृत्तियों का चित्रण अधिक किया गया है। नियतिवादी तथा दार्शनिक प्रवृत्तियां भी प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। कथात्मकता कम है। रूप चित्रण, प्रकृति चित्रण और भाव चित्रण अधिक है। अंतिम दौर के कहानी संग्रहों में प्रसाद बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। भाषा का स्वरूप प्रायः गद्य काव्य जैसा हो गया है। प्रसाद की कहानियों के सारभूत सौंदर्य का विवेचन करते हुए डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने कहा है, उनमें कहानी कला की वस्तु बन गई है। संवेदनशीलता के विचार से भी और रचनात्मक प्रक्रिया के आधार पर भी जितने भी तत्व और अंग हैं कहानी के, उन सबका पूर्ण परिष्कार प्रसाद में दिखाई पड़ता है। उन्होंने हृदय को झंकृत करने की चेष्टा अधिक की है, मस्तिष्क को उद्बुद्ध करने की ओर अधिक नहीं बढ़े, और यही इनकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल भी था। प्रसाद पत्रिका मार्च अप्रैल 1965 में यह जो विवेचन है डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद जी के लिए, उसमें अंकित है। अब आगे अगले वीडियो में हम उपन्यासकार के रूप में प्रसाद को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
मित्रों, इसे ध्यान से सुनिएगा और आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है और प्रमाणित पुस्तक से दी गई यह जानकारी है, तो कृपया इस पे ध्यान दीजिएगा। इससे आप नोट्स बनाएंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आप नेट जेआरएफ देने वाले हों या टीजीटी पीजीटी हिंदी से देने वाले हों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका यह सहयोग करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको लाभ मिलेगा। नोट्स भी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।